गुड इवनिंग बच्चों। देखो आज की क्लास में हमने डायमेंशन के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए थे और डायमेंशन के सारे फीचर्स भी पढ़ लिए थे। अब हम डायमेंशंस के यूजेस देखते हैं, मतलब डायमेंशन एनालिसिस के कौन कौन से यूज होते हैं वो देखते हैं। ये तो ध्यान रखना कि डायमेंशंस का पहला यूज ये है कि डायमेंशन से हम किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है उसको हम रफली चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें हमको कोई भी अजीब टाइप का फॉर्मूला पकड़ा देता है और पूछता है कि फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो चेक करना है। ये तो उसके लिए सिंपल मेथड है कि एलएचएस की डायमेंशन निकालेंगे, आरएचएस की डायमेंशन निकालेंगे और ध्यान रखना तुम कि एलएचएस और आरएचएस की अगर डायमेंशन बराबर आ जाए तब तो हम ठीक तब तो हम ये बोल सकते हैं कि फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है। ये तो ध्यान रखना कि अगर एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन बराबर आ जाए तो हमें बोलेंगे कि फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है, मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है। पक्का होगा उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन अलग अलग आ गई तब तो हम पक्का बोल सकते हैं कि फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है, मतलब पक्का इनकरेक्ट है। तो ये ध्यान रखना, एलएचएस की डायमेंशन देखते हैं, आरएचएस की डायमेंशन देखते हैं, दोनों की डायमेंशन बराबर आ गई तो हम बोलेंगे कि फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है। डायमेंशनली करेक्ट ऐसे करेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन अलग अलग आ गई तब तो हम बोलेंगे कि ये फॉर्मूला निश्चित गलत है। डायमेंशनली गलत है, मतलब फॉर्मूला निश्चित रूप से गलत है। तो उसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो इसमें हमको दे रखा है कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो उस पर बाहर की ओर फील होने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला mv² दे रखा है। तो हमको चेक करना है कि फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसको डायमेंशन से चेक करना है। तो बस वही कि एलएचएस की डायमेंशन देखेंगे और आरएचएस की। चलो पहले एलएचएस की डायमेंशन देखते हैं। ये तो एलएचएस में फोर्स है और हमको डायरेक्ट याद है कि फोर्स की डायमेंशन तो m1l1t-2 होती है। अब आरएचएस की डायमेंशन देखते हैं, तो आरएचएस में mv²/r है ना, इसमें m मास है तो उसकी डायमेंशन m, v वेलोसिटी है तो उसकी डायमेंशन l/t, तो v स्क्वायर की डायमेंशन इसका स्क्वायर अपन r एक टाइप की लेंथ है तो इसकी डायमेंशन l। इसको सॉल्व करेंगे तो एक l से एक l कैंसिल हो गया, तो आरएचएस की डायमेंशन m1l1t-2 ये आ गई। तो बस तुम बताओ कि एलएचएस की भी डायमेंशन m1l1t-2 और आरएचएस की भी डायमेंशन m1l1t-2, मतलब इस बार एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन बराबर आ गई और हम बोल सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन बराबर आ गई, मतलब हम बोल सकते हैं कि फॉर्मूला कम से कम डायमेंशनली तो करेक्ट है, इसलिए फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है। तो इतना ही बोल सकते हैं कि फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है। निश्चित करेक्ट होगा उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि साथ में कोई नॉन डायमेंशनल नंबर 3, 4, 5 ऐसा भी कुछ आ सकता है। तो बस इस डायमेंशन एनालिसिस से इतना ही बोलेंगे कि सिंस द डायमेंशन ऑफ LHS एंड RHS आर सेम, सो दिस फॉर्मूला मे बी करेक्ट। बस इतना बोल सकते हैं। चलो इसी का अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ ये अपनी शीट में नहीं दे रखा है लेकिन मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो इसमें हमको दे रखा है कि कोई ब्लैक सरफेस है और उस पर हम हाई इंटेंसिटी की लाइट गिरा रहे हैं। तो हमको दे रखा है कि लाइट की इंटेंसिटी आई है, और इंटेंसिटी के बारे में 12th में पढ़ोगे। वैसे तो स्ट्रिंग और साउंड वेव में ही बताया था, ये तो मैंने स्ट्रिंग और साउंड वेव में ही बताया था कि इंटेंसिटी क्या होती है, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो लाइट की इंटेंसिटी आई है, लाइट बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और लाइट की स्पीड सी है। तो हमको दे रखा है कि इस लाइट के कारण इस ब्लैक सरफेस पर लगने वाला फोर्स है रेडिएशन फोर्स Ia/c², ऐसा कोई फॉर्मूला दे रखा है। बस हमको डायमेंशन एनालिसिस से चेक करना है कि फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। वो तो बस वही तरीका कि एलएचएस की डायमेंशन देखेंगे, आरएचएस की, और फिर देखेंगे कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। चलो पहले एलएचएस की डायमेंशन, तो एलएचएस में तो रेडिएशन फोर्स है,
और फोर्स की डायमेंशन तो m1 l1 t माइनस 2 होती है, हमको डायरेक्ट पता है। चलो अब आरएचएस की डायमेंशन, तो बताओ आरएचएस में सबसे पहले इंटेंसिटी की डायमेंशन देखनी है। तो स्ट्रिंग और साउंड वेव में बताया था कि इंटेंसिटी बेसिकली रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, और रेट ऑफ एनर्जी फ्लो को दूसरे शब्दों में पावर बोल सकते हैं। तो इंटेंसिटी के लिए पहले हमको पावर की डायमेंशन अलग से निकालनी होगी। तो हमको पता है कि पावर बेसिकली रेट ऑफ वर्क डन, मतलब dw by dt। तो dw एक टाइप का वर्क है और वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन तो m1 l1 t माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन l, मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क की डायमेंशन m1 l2 t माइनस 2 अपन dt टाइम, तो इसकी डायमेंशन t। तो इससे पावर की डायमेंशन हमारे पास आ गई m1 l2 t माइनस 3। बस इससे इंटेंसिटी की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं ना। तो इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया, तो पावर तो m1 l2 t माइनस 3 अपन एरिया की डायमेंशन l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसल। तो इससे इंटेंसिटी की डायमेंशन आ गई m1 l0 t माइनस 3, ये आ गई। बस अब आरएचएस की डायमेंशन देखते हैं। तो बताओ आरएचएस में इंटेंसिटी, इसकी डायमेंशन तो m1 t माइनस 3 ये हो गई। उसके बाद एरिया, तो एरिया की डायमेंशन l स्क्वायर अपन सी लाइट की स्पीड है ना। तो स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ अपन टाइम। तो सी स्क्वायर की डायमेंशन इसका स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इस आरएचएस की डायमेंशन आ जाएगी m1 l की पावर 0 और t की पावर ये कितना हो जाएगा -1, ये आ जाएगा। तो बस तुम बताओ कि LHS की डायमेंशन तो m1 l1 t माइनस 2 और RHS की डायमेंशन m1 l0 t माइनस 1। मतलब इस बार LHS और RHS की डायमेंशन सेम नहीं, अलग अलग आ गई। बस इस बार LHS और RHS की डायमेंशन सेम नहीं है, मतलब पक्का बोल सकते हैं कि फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है। और बताओ ये फॉर्मूला डायमेंशनली गलत है, तो मतलब फॉर्मूला निश्चित रूप से गलत होगा, ठीक है ना। तो ये मेथड होता है। तो बच्चों देखो इसी में शीट का एग्जांपल नंबर 5 ये देख लेना। इसमें हमको प्रेशर का फॉर्मूला दे रखा है और हमको दे रखा है कि प्रेशर का फॉर्मूला 3f v स्क्वायर ओपन पाई स्क्वायर टी स्क्वायर एक्स, जहां पी आर प्रेशर, एफ फोर्स, वी वेलोसिटी, टी टाइम और एक्स डिस्टेंस है। फिर हमको डायमेंशन एनालिसिस से चेक करना है कि फॉर्मूला करेक्ट है इनकरेक्ट। तो बस वही तरीका, एलएचएस की डायमेंशन निकालेंगे और आरएचएस की डायमेंशन। पहले एलएचएस की तो बताओ एलएचएस में क्या है, प्रेशर। और हमको प्रेशर की डायमेंशन तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि प्रेशर बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन तो m1 l1 t माइनस 2 अपन एरिया की डायमेंशन l स्क्वायर। तो इससे प्रेशर की डायमेंशन क्या आ गई, m1 l माइनस 1 t माइनस 2। तो LHS की डायमेंशन ये आ गई। अब हम RHS की डायमेंशन निकालेंगे। तो RHS में 3 तो एक नंबर है, डायमेंशन लेस है, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। फिर फोर्स, तो फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2। v वेलोसिटी, तो उसकी डायमेंशन l बाई टी। तो v स्क्वायर की डायमेंशन l बाई टी का होल स्क्वायर ओपन पाई स्क्वायर एक नंबर है, तो डायमेंशन में इसको इग्नोर कर सकते हैं। t टाइम है तो t स्क्वायर की डायमेंशन कैपिटल T स्क्वायर, और x लेंथ है तो इसकी डायमेंशन l। इसको सॉल्व कर लेना। तो डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करेंगे तो RHS की डायमेंशन तुम्हारे पास आएगी m1 l की पावर 2 और t की पावर -6 ही आएगी। तो बस साफ साफ दिख रहा है कि LHS की डायमेंशन m1 l माइनस 1 t माइनस 2 और RHS की डायमेंशन m1 l की पावर 2 और t की पावर -6। मतलब इस बार भी LHS और RHS की डायमेंशन बराबर नहीं, अलग अलग आ रही है। और बस LHS RHS की डायमेंशन सेम नहीं आ रही है, मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है। डायमेंशनली इनकरेक्ट है मतलब कंफर्म है कि ये फॉर्मूला निश्चित रूप से इनकरेक्ट है, मतलब गलत है, हम पक्का बोल सकते हैं। हाँ बच्चों देखो, अब डायमेंशन का एक और यूज होता है, ये तो ध्यान रखना कि अपने जेई के पेपर में
जेईई के पेपर में कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बिल्कुल बाउंसर क्वेश्चन होते हैं, मतलब इसको अपने 12th या जेईई लेवल पे तो क्या बीटेक लेवल पर भी सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे बाउंसर या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि कभी भी कोई बाउंसर क्वेश्चन हो जो अपने सिलेबस से भी बियॉन्ड हो तो फिर शक्ल देखते ही आना चाहिए कि अब ये क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन का होगा। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि सिंपली जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन की डायमेंशन चेक करेंगे और जिसकी डायमेंशन रिक्वायर्ड आंसर से मैच करती है वही अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हमको दे रखा है कि बूमरैंग भाला है। ठीक, किसी बच्चे ने जंगल बुक सीरियल देखा हो, तो जंगल बुक में मोगली के पास ये बूमरैंग भाला था। ये जो ऐसा होता है, जिस ये भाला ऐसा होता है, इसको फेंकते हैं तो शिकार को हिट करता है और हिट करके घूम फिर करके वापस वो मोगली के पास ही पहुंच जाता था। ठीक, तो इसमें हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई बूमरैंग भाला है उसका मास m है, उसके नीचे वाली सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर r है ना, इसका सरफेस एरिया a है। ये बूमरैंग भाला v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और एयर में मूव कर रहा है जिसकी डेंसिटी रो है। तो बस इस बूमरैंग पर लगने वाला एयर रेजिस्टिव फोर्स कितना होगा वो देखना है और उसमें हमको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो ध्यान रखना इस बूमरैंग पर लगने वाला रेजिस्टिव फोर्स इसका एक्सप्रेशन तो तुम तो क्या बीटेक या एमटेक लेवल पर भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये तो शक्ल देखते ही पता चल गया कि क्वेश्चन बाउंसर है, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है। ये तो ध्यान रखना कभी कोई क्वेश्चन बाउंसर हो या आउट ऑफ सिलेबस हो तो फिर शक्ल देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि अब ये क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन का होगा। तो बस हम क्या करेंगे कि 4 ऑप्शन की डायमेंशन चेक करेंगे। हमको एयर का रेजिस्टिव फोर्स ही पूछा है ना, तो 4 ऑप्शन की डायमेंशन देखेंगे और जिसकी डायमेंशन फोर्स से मैच करती है वही अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन को चेक कर सकते हो। ठीक, अब ध्यान रखना इस ऑप्शन में 2 चीजें देखनी होंगी। एक तो हमको पता है कि लॉग के अंदर जो होता है वो डायमेंशन लेस भी होना चाहिए और साथ में इस पूरी चीज की डायमेंशन फोर्स से भी मैच करनी चाहिए। तो बस उसके लिए सारे ऑप्शन फटाफट चेक करेंगे। चलो पहले मैं ए ऑप्शन से चेक करता हूँ। तो ए ऑप्शन में दे रखा है कि बूमरैंग पर लगने वाला रेजिस्टिव फोर्स का एक्सप्रेशन ये दे रखा है। ठीक, करेक्ट है या नहीं वो देखना है, तो उसमें हमको 2 क्राइटेरिया देखने होंगे। एक तो लॉग के अंदर आएगा और डायमेंशन लेस होना चाहिए और इस पूरे नमूने की डायमेंशन फोर्स से मैच करनी चाहिए। चलो सबसे पहली चीज देखते हैं कि लॉग के अंदर जो है वो डायमेंशन लेस है या नहीं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो लॉग के अंदर क्या है, रो मतलब डेंसिटी, तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसकी डायमेंशन m/l3। फिर m मास है, अपन पाई तो डायमेंशन लेस है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। ए एरिया तो उसकी डायमेंशन एल स्क्वायर और आर रेडियस, ये भी एक लेंथ होती है डायमेंशन एल। तो अंदर वाले नमूने की डायमेंशन क्या आ गई, एम स्क्वायर अपन एल की पावर 6। ठीक है ना, तो अंदर वाले नमूने की डायमेंशन एम स्क्वायर अपन एल की पावर 6 आ गई। जबकि हमको अच्छे पता है कि लॉग के अंदर जो चीज है वो डायमेंशन लेस होनी चाहिए, जबकि इस बार लॉग के अंदर वाली चीज डायमेंशन लेस नहीं आ रही है, मतलब ये गलत है ना। तो ये वाला पार्ट गलत है, मतलब पूरा ऑप्शन ही गलत है। श्रद्धा हो तो और एक और चीज चेक कर सकती हो कि साथ में ये इस पूरे नमूने की डायमेंशन फोर्स से भी मैच करनी चाहिए। ठीक है, तो हमको पता है कि फोर्स की डायमेंशन तो m1l1t-2 होती है। अब इस पूरे चीज की डायमेंशन कितनी होगी वो देखना है, तो हमको पता है कि लॉग पूरा डायमेंशन लेस होता है ना, लॉग पूरा डायमेंशन लेस होता है तो आरएचएस में इफेक्टिवली यही बचेगा। तो 2 तो डायमेंशन लेस है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। रो डेंसिटी तो मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब m/l3, v वेलोसिटी तो l/t, a एरिया तो उसकी डायमेंशन एल स्क्वायर ओपन, आर रेडियस है उसको भी एल बोल सकते हैं तो आर स्क्वायर को एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो इस पूरे चीज की डायमेंशन हमारे पास कितनी आ गई, m1 एल की पावर 0 हुई है, एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल हो गया और टी की पावर -1 ये आ गई। सॉरी मैंने गलत लिख दिया है यार, सॉरी बच्चों मिस्टेक रॉन्ग हो गई।
तो इसमें वही सॉल्व करेंगे, m की पावर 1 ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये तो बचेगा l की पावर -2 और t की पावर -1। तो बस तुम देखते ही बताओ कि ये डायमेंशन 4 से भी मैच नहीं कर रही है। तुम बताओ कि अंदर वाला जो नमूना वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, लेकिन डायमेंशन लेस नहीं, ये भी गलत है। और इस पूरी चीज की डायमेंशन फोर्स के बराबर भी नहीं, ये भी गलत है। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं, महागलत है ना? ये तो महागलत है, ये वाला तो गलत हो। ऐसे तुम बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेना। अब मैं डायरेक्ट सी ऑप्शन पे आ रहा हूँ। तो सी ऑप्शन में रेजिस्टिव फोर्स का फॉर्मूला ये दे रखा है, बस ये करेक्ट है या नहीं वो देखना है। तो उसमें वो दोनों क्राइटेरिया देखने होंगे, एक तो लॉक के अंदर वाला नमूना डायमेंशन लेस होना चाहिए और पूरे की डायमेंशन फोर्स से मैच करनी चाहिए। चलो सबसे पहले लॉक के अंदर जो है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो लॉक के अंदर जो नमूना उसकी डायमेंशन देखनी है। तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, मतलब इसकी डायमेंशन m/l³, एरिया की डायमेंशन l² और रेडियस एक टाइप की लेंथ होती है तो डायमेंशन l। अपन पाई तो डायमेंशन लेस इग्नोर कर सकते हैं, और मास की डायमेंशन m, तो बताओ सॉल्व करेंगे तो बताओ सॉल्व करेंगे तो m से m कैंसिल, l³ से l³ कैंसिल, तो इन सब की डायमेंशन 1 आ गई ना। मतलब लॉक के अंदर वाली चीज डायमेंशन लेस आ गई, तो हमको पता है कि लॉक के अंदर जो भी हो डायमेंशन लेस होना चाहिए, और एक्चुअली डायमेंशन लेस भी आ गया, मतलब ये लॉक के अंदर वाली चीज डायमेंशनली करेक्टेड है। अब इस पूरी चीज की डायमेंशन फोर्स के बराबर भी होनी चाहिए, तो इस पूरी चीज की डायमेंशन कितनी होगी वो देखना है। तो हमको पता है कि लॉक के अंदर जो होता है वो भी डायमेंशन लेस होता है और लॉक कंप्लीट की भी डायमेंशन लेस होता है। तो आरएचएस में इफेक्टिवली क्या बचेगा, 2 ρ/v²। 2 तो एक नंबर है, इग्नोर कर सकते हैं। डेंसिटी है, होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब डायमेंशन m/l³। ए एरिया उसकी डायमेंशन l² और वेलोसिटी होती है l/t, तो वेलोसिटी स्क्वायर हो जाएगा l²/t²। बस तुम देखते ही बताओ कि इसको सॉल्व करेंगे तो m की पावर 1, l की पावर 4/l³ क्या आ गया, l की पावर 1, और उसको ऊपर लेंगे तो t की पावर -2। तो इस पूरी चीज की डायमेंशन m1l1t-2 के बराबर आ गई। और हमको पता है कि एक्चुअली फोर्स की डायमेंशन m1l1t-2 यही होती है। बस इसमें दोनों चीजें सही हैं कि लॉक के अंदर जो नमूना वो डायमेंशन लेस भी आ गया और इस पूरे नमूने की डायमेंशन फोर्स के बराबर भी आ गई, मतलब सी करेक्ट है। बाकी ए बी और डी देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं गलती है। ये जो क्वेश्चन किया उससे, है ना, इस क्वेश्चन किया उससे हमको पक्का सबक मिल गया। ये तो हमको पक्का पता चल गया कि जेईई मेन से एडवांस में कभी भी कोई क्वेश्चन बाउंसर हो या आउट ऑफ सिलेबस हो जिसको थ्योरेटिकली सॉल्व किया ही नहीं जा सकता, तो शक्ल देखते आना चाहिए कि क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन का है। सारे ऑप्शन की डायमेंशन चेक करो, जिसकी डायमेंशन अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट से मैच करेगी वही अपना करेक्ट आंसर होगा। देखो मूर्ख ये पूछेगी दो दो ऑप्शन की डायमेंशन 4 से मैच कर गई, तो फिर दोनों में कोई भी करेक्ट हो सकता है। फिर उन दोनों में कौन सही है उसको डायमेंशन एनालिसिस से चेक नहीं कर सकते, ठीक है, ये तुम कर सकते। हाँ बच्चों, इसी बेस से खतरनाक क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो लेकिन इस टाइप के अपने जे एडवांस में पूछे जाते हैं, ठीक? जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हमने मैक्सवेल का स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखा था, तो उसके एक्स एक्सिस पर तो मॉलिक्यूल की स्पीड होती है, लेकिन वाई एक्सिस पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, ठीक है, जिसको एफ वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है। तो प्रोबेबिलिटी को तो dn/n अपन dv, तो ये y एक्सिस पर जो होता है उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं, dn/n अपन dv, जिसको एफ भी बोलते हैं, ठीक है। और हमको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का खतरनाक वाला फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 4 पाई mo/2 kT की पावर a स्पीड की स्क्वायर e की पावर -mo(v²/2 kT। ये हमको खतरनाक डरावना फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। इसमें हमको दे रखा है कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, v स्पीड मॉलिक्यूल की स्पीड, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t टेम्परेचर, स्मॉल m एक मॉलिक्यूल का मास, है ना, ये सब दे रखा है। तो उसमें एक तो ये पावर जो a है उसकी वैल्यू हमको देखनी है, और b की वैल्यू, ये दोनों कितनी होगी वो हमको निकालना है, ठीक। क्वेश्चन इस टाइप से दिया होगा, ये खतरनाक एक्सप्रेशन दे रखा होगा। तो ये मत पूछना एग्जामिनेशन हॉल में खड़े होकर के ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है ना, तुम्ही को समझना है। कोई तुम्हारे साथ पेपर के साथ कोई टेप रिकॉर्डर नहीं देगा,
ठीक, क्वेश्चन में बस हमको खतरनाक वाला एक्सप्रेशन दे देगा, ठीक, जहाँ एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वी स्पीड, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, बस हमको पूछेगा कि इसमें ए और बी की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछ रहा है। तो तुम देखते बताओ कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। वैसे तो तुम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ोगे, लेकिन अपने 12th या जेई लेवल पर ये क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है, और तुमको चमका कर बताया था कि कभी भी कोई बाउंसर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो तो शक्ल देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि क्वेश्चन ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन का होगा। बस इसको हम डायमेंशन के कंसेप्ट से ही करेंगे। ठीक है, इसमें हमको पता है दो क्राइटेरिया है। एक तो हमको पता है कि ई की पावर के अंदर जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, तो ई की पावर के अंदर जो है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, मतलब इसकी डायमेंशन 1 होनी चाहिए। तो इससे तो हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे और एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन को बराबर करके ए की वैल्यू निकालेंगे। हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमको बी की वैल्यू निकालनी है, तो हमको पता है कि ई की पावर है ना, ई की पावर कंप्लीटली भी डायमेंशन लेस होता है, और ई की पावर के अंदर जो नमूना आता है वो भी डायमेंशन लेस होता है, मतलब अंदर वाले नमूने की डायमेंशन 1 होनी चाहिए। अब मूर्ख लोग तो क्या करेंगे कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे, टी की टेम्परेचर की डायमेंशन से मल्टीप्लाई इस टाइप से करेंगे, है ना। लेकिन स्मार्ट पर्सन हो तो उसको चालाकी से कर सकता है, ठीक? तो इसको चालाकी से करते हैं। तो बताओ एमओ, एक मॉलिक्यूल का मास, उसकी डायमेंशन एम है, वी मॉलिक्यूल की स्पीड, तो v को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक, v को ऐसे ही रहने देते हैं। v मॉलिक्यूल की स्पीड, उसकी पावर b निकालनी है। अपन 2 तो एक जस्ट नंबर है, नॉन डायमेंशन, इसको इग्नोर कर सकते हो। नीचे k क्यों, kt की इकट्ठी डायमेंशन देखते हैं ना। स्मार्टली बताओ, इन kt इन दोनों को साथ साथ हमने कहाँ देखा है? एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी में, है ना। और हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा था कि बताओ एक मॉलिक्यूल की एवरेज लीनियर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 3/2 kT। तो इसका यूज करेंगे। ठीक है, हमको पता है कि गैस के एक मॉलिक्यूल की एवरेज, ठीक, गैस के एक मॉलिक्यूल की एवरेज लीनियर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 3/2 kT। बस बताओ, 3/2 तो जस्ट एक नंबर है, डायमेंशन को इग्नोर कर सकते हैं। तो इससे हम बोल सकते हैं कि एवरेज लीनियर काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन kT आ गई, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि kT जो होगा वो डायमेंशनली काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा। ये तो बस स्मार्टली करेंगे कि एमओ तो एक मॉलिक्यूल का मास कैपिटल एम, वी स्पीड तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं, वी की पावर बी अपन 2 तो इग्नोर कर सकते हैं। और हमको पता है कि जो केटी है वो डायमेंशनली काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट है, और काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं, जब डायमेंशन में इस हाफ का कोई मतलब नहीं है। ये स्मार्टनेस है यार, ये ध्यान रखना कि केटी जो वो डायमेंशनली काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट है, और काइनेटिक एनर्जी को डायमेंशनली हाफ एम वी स्क्वायर की जगह केवल एम वी स्क्वायर ही लिख सकते हैं। और तुम बताओ कि ई की पावर के अंदर जो है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, मतलब इसकी डायमेंशन 1 होनी चाहिए। तो स्मार्टली बताओ, एम से एम कैंसिल हो गया, इस नमूने को उधर ट्रांसफर करेंगे तो v की पावर b शुड बी इक्वल टू v स्क्वायर, v की पावर b इक्वल v की पावर 2, मतलब b इक्वल टू 2। बहुत स्मार्ट निकाल लिया। तो पता चल गया कि b की वैल्यू 2 होनी चाहिए, ठीक है। अब a की वैल्यू निकालनी है तो और आगे बढ़ते हैं। फिर हमको अच्छे पता है कि e की पावर के अंदर जो होता है वो भी डायमेंशन लेस होता है, और e की पावर x कंप्लीटली भी डायमेंशन लेस होता है ना, वही e की पावर के अंदर आता है वो डायमेंशन लेस होता है, और e की पावर x ये जो कंप्लीटली है वो भी डायमेंशन लेस होगा। तो इस पूरे नमूने की भी डायमेंशन 1 होगी, पता है ना। तो ये अंदर जो आता है वो डायमेंशन लेस, और e की पावर x कंप्लीटली भी डायमेंशन लेस, मतलब ये पूरा कंप्लीटली भी डायमेंशन लेस होगा। ये पूरा डायमेंशन लेस होगा तो आरएचएस में इफेक्टिवली इतना ही बचेगा। तो बस ए की डायमेंशन के लिए बस एलएचएस आरएचएस की डायमेंशन को बराबर करेंगे, लेकिन यहाँ भी स्मार्टली। तो डीएन है ना, एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वो भी डायमेंशन लेस है, और डीएन इस डीवी रेंज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी एक नंबर है, इससे डायमेंशन लेस है। तो डीएन और एन तो डायमेंशन लेस है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। ऊपर नीचे डीवी है, तो डीवी स्पीड है, तो इसकी डायमेंशन स्पीड के बराबर होगी, चलो वी लिख देता हूँ। तो एलएचएस की डायमेंशन तो आ गई 1/v इक्वल टू आरएचएस में 4 पाई जस्ट एक नंबर है, डायमेंशन लेस है, इससे इसको इग्नोर कर सकते हैं।
अब इधर देखना, तो एमओ एक मॉलिक्यूल का मास, इसको m बोल लेता हूँ, नीचे 2 kT, 2 को इग्नोर कर सकते हैं, हम देख चुके हैं कि kT है ना, जो kT है उसकी डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इसको डायमेंशनली mv² लिख सकते हैं, इसकी पावर a, और साथ में v² है, और उसके आगे जो e की पावर समथिंग है वो डायमेंशन लेस है, इग्नोर कर सकते हैं और सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो m से m कैंसिल हो गया, है ना। तो इस v² को इधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/v³ इक्वल इधर कितना हो गया, 1/v की पावर 2a, उल्टा करेंगे तो v की पावर 2a इक्वल टू v³, तो पावर को अगर इक्वेट करेंगे तो 2a इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 3/2, दोनों की वैल्यू आ गई। तो डायमेंशन एनालिसिस से पता चल गया कि b इक्वल टू 2 और a इक्वल टू 3/2। बस इससे हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन पूरा निकाल सकते हैं कि ये 4 पाई mo/2 kT की पावर a बोले तो 3/2, v² e की पावर माइनस mo, v की पावर b की जगह 2/2 kT, ये सब हम कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक। ये मैंने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे तुमको क्लियरली बताया था कि ये वाला लेंदी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने सिलेबस के बाहर है। ठीक है, ध्यान रखना कि इसमें अगर कोई क्वेश्चन आया तो यूनिट एंड डायमेंशन पे बेस्ड आएगा। गुड इवनिंग बच्चों, देखो हमने डायमेंशन के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए थे और डायमेंशन के यूजेस भी देखे थे। अब हम डायमेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट यूज देखते हैं। ये मतलब देखते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस से किसी फॉर्मूले को रफली डिराइव कैसे करते हैं वो देखते हैं। और अच्छे ध्यान रखना कि ये वाला जो पार्ट बता रहा हूँ वो इस यूनिट एंड डायमेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब मान के चलना कि अपना जेई मेंस हो, एडवांस हो या नीट का एग्जाम हो, इस यूनिट एंड डायमेंशन में 90% जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी कंसेप्ट पे ही बेस पूछे जाते हैं। ठीक है, बस हम देखते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस से किसी फॉर्मूले को रफली डिराइव कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक, ध्यान रखना कि डायमेंशन एनालिसिस से किसी फॉर्मूले को एग्जैक्टली तो डिराइव नहीं कर सकते, लेकिन रफली डिराइव कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो इसको समझने के लिए एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन लिखवा नहीं रहा हूँ, ये अपनी शीट में दे रखा है। तो अपनी यूनिट एंड डायमेंशन की शीट में पेज नंबर 7 पर एग्जांपल नंबर 7 लिखा है, क्वेश्चन लिख देना। मैं डायरेक्ट इसको एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। ये देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई सिंपल पेंडुलम है, इस पेंडुलम का मास m, इसके धागे की लेंथ l, और इस प्लेस पर ग्रेविटी फील्ड या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है ना। इस पेंडुलम ऑस्किलेट कर रहा है, तो हमको देखना है कि इस पेंडुलम के ऑस्किलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड कितना होगा वो देखना। और मान लेते हैं कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, ठीक। तो इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा उसको डायमेंशन एनालिसिस से रफली डिराइव करना है। ठीक, तो वैसे तो कोई साइंटिफिक पर्सन हो तो लॉजिकली सोच सकता है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किन किन चीजों पर डिपेंड कर सकता है। पता है, एक तो पेंडुलम के मास पे डिपेंड कर सकता है, एक पेंडुलम की लेंथ पे डिपेंड कर सकता है, और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे डिपेंड कर सकता है। बताओ इसके अलावा और कोई भी पैरामीटर इसमें इन्वॉल्व है क्या? नहीं है ना। तो साइंटिफिकली हम सोच सकते हैं कि इसका टाइम पीरियड पेंडुलम के मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर डिपेंड करेगा। लेकिन चिंता मत करना, अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हमको क्लियरली लड्डू के टाइप से दे रखा होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हमको दिया होगा कि इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इस पेंडुलम के मास पे डिपेंड कर सकता है, पेंडुलम की लेंथ पे डिपेंड कर सकता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर डिपेंड कर सकता है। तो बस इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमको इसके टाइम पीरियड के फॉर्मूले को रफली डिराइव करना है। ठीक है, देखते हैं किस टाइप से करते हैं। ये तो देखो हमको क्वेश्चन में दे रखा है ना। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड एक तो पेंडुलम के मास पे डिपेंड कर सकता है, दूसरा पेंडुलम की लेंथ पे डिपेंड कर सकता है, और तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर डिपेंड कर सकता है। लेकिन इनकी कितनी पावर पर डिपेंड कर रहा है वो हमको नहीं दे रखा है। तो चलो मान लेते हैं कि टाइम पीरियड मास की पावर a, लेंथ की पावर b और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर c पे डिपेंड कर रहा है ना। तो ऐसे करते हैं स्टार्टिंग में,
ये टाइम पीरियड एम एल और जी पे डिपेंड कर रहा है, कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है वो हमको नहीं दे रखा, तो मान लेंगे कि टाइम पीरियड मास की पावर ए, लेंथ की पावर बी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर सी पे डिपेंड कर रहा है ना। मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन रफली एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी होगा। और साथ में कोई कचरा नॉन डायमेंशनल नंबर भी हो सकता है, 2 पाई, 4 पाई, 81, 32, ऐसे कोई कचरा नॉन डायमेंशनल नंबर भी हो सकता है, तो उसको मैं सम नंबर बोल लेता हूँ। अपने अनपढ़ों के शब्दों में इसको सम नॉन डायमेंशनल नंबर, बस, है ना। एस्टिमेट, ये हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला रफली, है ना, ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला रफली किस फॉर्म में होगा, सम नंबर मास की पावर ए, लेंथ की पावर बी और जी की पावर सी, बस। अब हमको ए बी सी की वैल्यू कितनी होगी वो देखना है, तो ध्यान रखना कि ए बी और सी की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन को बराबर करेंगे। ये तो ध्यान रखना कि पावर ए बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए हम सिंपली एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन को इक्वेट करेंगे। चलो पहले हम एलएचएस की डायमेंशन देखते हैं। तो द एलएचएस में टाइम पीरियड टी है, ये तो हमको अच्छे पता है कि टाइम पीरियड एक टाइप का टाइम होता है, मतलब इसकी डायमेंशन टाइम टी के बराबर होगी। या बिल्कुल सुंदर शब्दों में लिखना है तो एम की पावर 0, एल की पावर 0 और टी की पावर 1, ये एलएचएस की तो डायमेंशन आ गई। अब आरएचएस की डायमेंशन देखते हैं। तो बताओ, आरएचएस में एक तो सम नंबर है, तो सम नंबर तो डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन के लिए इसको तो इग्नोर कर सकते हैं। फिर एम मास, तो मास को डायमेंशनली कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी पावर ए। एल पेंडुलम की लेंथ, तो इसको लेंथ को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी पावर बी। और जी, तो बताओ जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब ये एक टाइप का एक्सेलरेशन होगा। और बताओ एक्सेलरेशन होगा इसलिए इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल बाय टी स्क्वायर, है ना, की पावर सी। बस हम कह सकते हैं कि आरएचएस की डायमेंशन देख सकते हैं, सम नंबर तो डायमेंशन लेस होगा, इग्नोर कर सकते हैं। मास को कैपिटल एम की पावर ए, लेंथ को कैपिटल एल की पावर बी और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक टाइप का एक्सेलरेशन होता है, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, एल बाय टी स्क्वायर की पावर सी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, m की पावर a, l की पावर देखते हैं, तो l की पावर b इंटू l की पावर c करेंगे तो l की पावर b प्लस सी, और ये 1/t² की पावर सी है, इसको ऊपर ले आएंगे तो t की पावर -2c हो गया। बस आराम से बताओ कि LHS की डायमेंशन निकाल ली, RHS की डायमेंशन निकाल ली, बस अब ABC की वैल्यू के लिए सिंपली LHS और RHS की डायमेंशन को इक्वेट करेंगे। तो मतलब हम क्या करेंगे, एक तो m की पावर को इक्वेट करेंगे, एक l की पावर को इक्वेट करेंगे और एक t की पावर को इक्वेट करेंगे। तो चलो पहले m की पावर को इक्वेट करते हैं, तो इधर m की पावर a और इधर m की पावर 0 है, तो m की पावर को इक्वेट करेंगे तो a इक्वल टू 0। फिर l की पावर को इक्वेट करते हैं, तो इधर l की पावर b प्लस सी और इधर l की पावर 0, तो l की पावर को इक्वेट करेंगे तो b प्लस सी इक्वल टू 0। और फिर t की पावर को इक्वेट करते हैं, तो इधर t की पावर -2c और इधर t की पावर 1 है, तो t की पावर को इक्वेट करेंगे तो -2c इक्वल टू 1, -2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो c इक्वल टू -1/2, तो c आ गया। c की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो b आ जाएगा। बताओ b प्लस c की जगह क्या लिख सकते हैं, -12 इक्वल टू 0, ये -12 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो b इक्वल टू +12 ये आ गया, और a इक्वल टू 0 तो पहले आ ही गया था, तो बस, है ना। तो सिंपली एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन को इक्वेट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू 0, b इक्वल टू +12 और c इक्वल टू -12 आ गया। बस एबीसी की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं ना। बस हम बोल सकते हैं कि इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड रफली किस फॉर्म में होगा, सम नंबर, है ना, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किस फॉर्म में हो गया, सम नंबर m की पावर a कितना है 0, फिर l की पावर b कितना है +12 और g की पावर c, तो c कितना है -12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला रफली क्या आ गया, सम नंबर, टाइम पीरियड सम नंबर
ये l की पावर हाफ को रूट एल और g की पावर माइनस हाफ को 1/√g, इसको कंबाइन करेंगे तो √l/g। बस डायमेंशन एनालिसिस है ना, डायमेंशन एनालिसिस से हमने निकाल लिया कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड रफली किस फॉर्म में होगा। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड सम नॉन डायमेंशनल कचरा नंबर √l/g इतना आ गया। तो बस ध्यान रखना कि एग्जाम में हमको बस यहीं तक करना है ना, अपने जो एग्जाम है उसमें यहीं तक करके छोड़ना है। तो बस थ्योरेटिकली तो हम यही बोल सकते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस से सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड सम नंबर √l/g आ गया। अब ये सम नंबर कितना होगा वो देखना है ना, सम नंबर कितना होगा वो देखना है। तो ध्यान रखना ये जो सम नंबर है, जो नॉन डायमेंशनल कचरा नंबर है, उसको थ्योरेटिकली नहीं, उसको प्रैक्टिकली निकालते हैं। तो थ्योरेटिकली बस यहीं तक करके छोड़ दिया ना। अब ये सम नंबर कितना वो देखना है, तो उसको थ्योरेटिकली नहीं प्रैक्टिकली करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वही पेंडुलम लेते हैं, है ना, उसके लिए वही सिंपल पेंडुलम लेते हैं। इसका मास मेजर, सॉरी, वही सिंपल पेंडुलम लेते हैं, धागे की लेंथ मेजर करते हैं और जी लिख लेते हैं। ये तो मान लेते हैं कि स्केल से हमने पेंडुलम की लेंथ मेजर की, और मान लेते हैं कि स्केल से हमने इस पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर मेजर की, ठीक है। और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो तो सेट होता है ऑलमोस्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है, ठीक है ना। अब हम, है ना, तो लेंथ को स्केल से मेजर कर लिया और जी तो सेट होता है 9.8 ही होता है। अब इसके टाइम पीरियड को प्रैक्टिकली मेजर करेंगे। फिर टाइम पीरियड को प्रैक्टिकली मेजर करने के लिए इसको ऑस्किलेट कराते हैं और स्टॉप वॉच की मदद से, है ना, स्टॉप वॉच की मदद से इसका टाइम पीरियड प्रैक्टिकली मेजर करते हैं। और चलो मान लेते हैं कि इसको ऑस्किलेट कराया हमने, है ना, मान लेते हैं इसको ऑस्किलेट कराया और मान लेते हैं कि 10 ऑस्किलेशन में, ये मान लेते हैं कि इसको ऑस्किलेट करा और 10 ऑस्किलेशन में 20 सेकंड का टाइम लगा। तो बताओ एक ऑस्किलेशन में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड। तो स्टॉप वॉच से इसका टाइम पीरियड कितना मेजर कर लिया, 2 सेकंड। तो बस एल, जी और टी की वैल्यू इधर रखेंगे तो सम नंबर भी हमारे पास आ जाएगा। तो बताओ जो प्रैक्टिकली किया ना, तो प्रैक्टिकली टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 सेकंड, इक्वल टू सम नंबर को ऐसे ही रहने देते हैं √l। तो l धागे की लेंथ 1 अपन g की वैल्यू 9.8, इसको लिख देता हूँ सम नंबर। ठीक है, तो बस टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 सेकंड इक्वल टू सम नंबर √l, तो 1 मीटर और g 9.8। इसको सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये जो सम नंबर है वो तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली 6.28 आएगा। उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई। तो सम नंबर 2 पाई आ गया, मतलब सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला डायमेंशन एनालिसिस से तो सम नंबर √l/g आया था, लेकिन सम नंबर को हमने प्रैक्टिकली निकाला तो इससे इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई √l/g आ गया। लेकिन ध्यान रखना कि ये वाला जो पार्ट है वो अपने क्लासरूम में या एग्जाम रूम में नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखना अपने एग्जामिनेशन में तो बस हमको टाइम पीरियड सम नंबर √l/g यहीं तक निकाल करके छोड़ देना है, डेट्स ऑल। इसके आगे वाला जो पार्ट है वो एग्जामिनेशन हॉल में पॉसिबल नहीं है, उसके लिए तुमको लेबोरेटरी में इसका टाइम पीरियड मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ध्यान रखना कि हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी इस डायमेंशन एनालिसिस का बहुत ज्यादा यूज होता है ना। कभी भी कोई चीज बहुत कॉम्प्लिकेट हो, ठीक है, जिसको मैथमेटिकली निकालना टफ हो, तो डायमेंशन एनालिसिस से उस फॉर्मूले को रफली निकाल लेते हैं और ये जो सम नंबर है उसको हम एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं। बाकी अपने एग्जाम में हमको यहीं तक छोड़ना है। ये वैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने मैथमेटिकली भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई √l/g निकाला था, लेकिन किसी ने अगर एसएचएम का चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो डायमेंशन एनालिसिस से √l/g और एक्सपेरिमेंट से हम ये नॉन डायमेंशन नंबर इसको इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। तो देखो ध्यान रखना कि ये हमने डायमेंशन एनालिसिस से किसी फॉर्मूले को डिराइव करने का एग्जांपल देखा ना, और देखो इस एग्जांपल से हमको पक्का पता चल गया कि डायमेंशन एनालिसिस से भी हम फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, है ना। या बिल्कुल परफेक्ट शब्दों में बोले, ये बिल्कुल परफेक्ट शब्दों में बोले तो कोई भी पैरामीटर अगर ध्यान रखना कि कोई भी पैरामीटर अगर 3 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा हो, तो डायमेंशन एनालिसिस से हम ये बता सकते हैं कि वो पैरामीटर और क्वांटिटी की कितनी पावर पर डिपेंड कर रहा है वो बता सकते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। हाँ बच्चों, डायमेंशन एनालिसिस का एक क्वेश्चन मैंने किया। अगला क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है।
देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई ओपन ऑर्गन पाइप है, या मान लेते हैं कोई बांसुरी है। ये जो बांसुरी होती है वो भी ओपन ऑर्गन पाइप के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, इस बांसुरी को तुम्हारे इंग्लिश में फ्लूट बोलते हैं। ठीक है, इस बार मान लेते हैं कोई बांसुरी है, मतलब कोई ओपन ऑर्गन पाइप है, फ्लूट है। अब इस बांसुरी से निकलने वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो हमको देखना है ना? और हमको क्वेश्चन में दे रखा है, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बांसुरी से जो साउंड निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी एक तो एयर की डेंसिटी रो पर डिपेंड कर सकती है, दूसरा इस बांसुरी की लेंथ एल पर डिपेंड कर सकती है, और एयर के प्रेशर पी पे डिपेंड कर सकती है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमको बांसुरी से निकलने वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले को रफली डिराइव करना है। ठीक है, इसको करके बताओ। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और इसको खुद ट्राई करो। चलो बच्चों, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो सिंसियर होगा उसने कर लिया होगा। देख लेना, मैं बता देता हूँ। ठीक है, हमको दे रखा है कोई ओपन ऑर्गन पाइप है, कोई बांसुरी है, उससे निकलने वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी इन तीनों पे डिपेंड कर रही है। इससे हमको निकलने वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले को रफली डिराइव करना है ना? स्टार्ट करते हैं। देखो हमको क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि बांसुरी से जो साउंड निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी एक तो इस बांसुरी की लेंथ एल पर डिपेंड कर रही है, एक इस एयर की डेंसिटी रो पर डिपेंड कर रही है, और तीसरा एयर के प्रेशर पी पे डिपेंड कर रही है ना? मतलब हम बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में एक तो बांसुरी की लेंथ एल होगी, डेंसिटी रो होगा और प्रेशर पी होगा, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी इनकी कितनी पावर पर डिपेंड कर रही है वो हमको, सॉरी, फ्रीक्वेंसी एल रो और पी पे डिपेंड कर रही है, लेकिन इनकी कितनी पावर पे डिपेंड कर रही है वो पता नहीं है। तो चलो मान लेंगे कि फ्रीक्वेंसी लेंथ की पावर ए, डेंसिटी की पावर बी और प्रेशर की पावर सी पे डिपेंड कर रही है ना? और बताओ साथ में कोई कचरा नॉन डायमेंशनल नंबर भी हो सकता है ना? ये तो जो कचरा नॉन डायमेंशनल नंबर है इसको हम चलो सम नंबर ही बोल लेते हैं, तो बस हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि इस बांसुरी से निकलने वाले साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला रफली सम नंबर एल की पावर ए, डेंसिटी की पावर बी और प्रेशर की पावर सी इस फॉर्म में होगा। तो बस अब हमको एबीसी की वैल्यू निकालनी है। तो हमको रटा हुआ है कि बताओ एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन को इक्वेट करेंगे। चलो पहले एलएचएस की डायमेंशन देखते हैं। तो एलएचएस में साउंड की फ्रीक्वेंसी है, और हमको अच्छे पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का उल्टा होता है, तो इसका डायमेंशन भी 1/t होगा। ठीक है, या इसको डिटेल में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, m की पावर 0, l की पावर 0, और 1/t को क्या लिख सकते हैं, t की पावर -1, है ना? तो बस एलएचएस की डायमेंशन तो 1/t, मतलब m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। चलो अब आरएचएस की डायमेंशन देखते हैं। तो आरएचएस में सम नंबर तो डायमेंशन लेस होगा, इसको तो इग्नोर कर सकते हैं। फिर एल लेंथ है, तो लेंथ को डायमेंशनली कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी पावर ए। फिर रो एयर की डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होती है, बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास को डायमेंशनली एम, और वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, एल क्यूब, इसकी पावर बी। और तीसरा प्रेशर है, तो बताओ प्रेशर की डायमेंशन हमको पता नहीं है, तो उसको हम डिराइव कर सकते हैं ना? तो प्रेशर की डायमेंशन देखनी है तो हमको पता है कि प्रेशर बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बताओ फोर्स की डायमेंशन तो m1 l1 t-2, अपन एरिया की डायमेंशन l स्क्वायर, ये एक l से एक l कैंसिल हो गया, तो प्रेशर की डायमेंशन कितनी आ गई, m1 l-1 t-2, और इसकी पावर c। तो इससे हम आरएचएस की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। पहले m की पावर, तो होता है m की पावर b इंटू m की पावर c को क्या लिख सकते हैं, m की पावर b प्लस c। सॉरी, m की पावर b इंटू m की पावर c, m की पावर b प्लस c आ गया। फिर l की पावर देखना है, तो होता है l की पावर a, इसको ऊपर ले आएंगे तो l की पावर -3b और l की पावर -c, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, l की पावर a -3b -c, ये आ गया। और t की पावर तो यही है, t की पावर -2c आ गया। बस आराम से बताओ तुम, ये बताओ एलएचएस की डायमेंशन निकाल ली,
RHS की डायमेंशन निकाल ली। अब ABC की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, सिंपली LHS और RHS की डायमेंशन को इक्वेट करेंगे। ये तो बताए, तो m की पावर को इक्वेट करते हैं तो इधर m की पावर b प्लस c और इधर 0, तो m की पावर को इक्वेट करेंगे तो b प्लस c इक्वल टू 0। फिर l की पावर को इक्वेट करेंगे तो इधर l की पावर a माइनस 3b माइनस c और इधर l की पावर 0। l की पावर को इक्वेट करेंगे तो a माइनस 3b माइनस c इक्वल टू 0। फिर t की पावर को इक्वेट करते हैं तो इधर t की पावर माइनस 2c है और इधर t की पावर माइनस 1 है। t की पावर को इक्वेट करेंगे तो माइनस 2c इक्वल टू माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो c इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। और c इक्वल टू 1/2 रखोगे इधर b आ जाएगा ना, b प्लस c की जगह 1/2 इक्वल टू 0, इससे b इक्वल टू माइनस हाफ। और इन सब की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो a आ जाएगा। ठीक है, तुम बताओ a माइनस 3b माइनस c इक्वल टू 0 है। इन नमूनों को उधर ट्रांसफर करें तो a इक्वल टू 3b प्लस c। तो बताओ 3 और b कितना है, बताओ माइनस हाफ, प्लस c कितना है प्लस हाफ। इसको सॉल्व करेंगे तो a कितना आ गया, -3/2 प्लस कितना आ जाएगा, a -3/2 प्लस हाफ, मतलब a इक्वल टू -1। ये आ गया। ये तो बस हमारे पास तीनों आ गए। बताओ a इक्वल टू -1, b इक्वल टू माइनस हाफ और c इक्वल टू प्लस हाफ। बस अब यहाँ ABC की वैल्यू रख सकते हो ना। बस हम बोल सकते हैं कि इस ऑर्गन पाइप है ना, ये इस बांसुरी से निकलने वाली साउंड की फ्रीक्वेंसी रफली किस फॉर्म में होगी, सम, क्या हो रहा है, ये बांसुरी से निकलने वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी कैसी किस फॉर्म में होगी, सम नंबर, ठीक है ना। फिर L की पावर A मतलब -1, रो की पावर B मतलब माइनस हाफ और प्रेशर की पावर C मतलब प्लस हाफ, ये हो गया है ना। तो बस इसको सुंदर टाइप से लिख सकते हैं कि बांसुरी से निकलने वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी सम कचरा नॉन डायमेंशनल नंबर 1/L रूट P बाय रो, ये लिख सकते हैं। और बस डायमेंशन एनालिसिस से हम यहीं तक निकाल सकते हैं, तो एग्जाम में हमको यहीं तक छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई पूछे कि कोई नंबर कैसे निकालेंगे तो उसके लिए फिर हमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, जो कि लेबोरेटरी में कर सकते हैं। बस इस ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी, ऐसे निकलने वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी इतनी आ गई। ये तो हमने डायमेंशन एनालिसिस से निकाला, लेकिन साउंड वेव में तुमने ऑर्गन पाइप की सारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पढ़ी होंगी, देखा है ना, साउंड वेव में पढ़ा होगा कि ओपन ऑर्गन पाइप है ना। ये तो साउंड वेव में तुमने पढ़ा होगा कि ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, V/2L है। तो वही, तो ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी V/2L, अगली 2V/2L, फिर 3V/2L, या जनरली क्या होगी NV/2L। बस इस ओपन ऑर्गन पाइप इस बांसुरी की फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, NV/2L, जहां V साउंड की स्पीड, तो हमको पता है कि साउंड की स्पीड का बेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, रूट गामा RT/MO, या इसको तुम चाहो तो P और डेंसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसकी फॉर्म में लिखने के लिए आइडियल गैस इक्वेशन P इक्वल टू रो RT/MO, रो को इधर ट्रांसफर कर लें तो RT/MO इक्वल टू कितना हो गया, P बाय रो। तो ये कितना आ गया बताओ, N/2L रूट गामा, और RT/MO को P बाय रो, बस ये क्या आ गया, N रूट गामा बाय 2 और 1/L रूट P बाय रो, है ना। तो ऑर्गन पाइप की, है ना, ओपन ऑर्गन पाइप में बांसुरी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी या उससे निकलने वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी को साउंड वेव में पढ़ा था, तो साउंड वेव के अकॉर्डिंग ये आएगा। और अगर डायमेंशन एनालिसिस से करें तो बस सम नंबर 1/L रूट P बाय रो, ये सम नंबर के अंदर N बाय रूट गामा, ये सब नंबर के अंदर n रूट गामा बाय 2 छुपा हुआ है। इसको हम डायमेंशन एनालिसिस से नहीं निकाल सकते। इस सब नंबर को निकालने के लिए या तो तुम एक्सपेरिमेंट से कर सकते हो या फिर थ्योरेटिकली मैथमेटिकली कर सकते हो, ताकि डायमेंशन एनालिसिस से हमको आंसर यहीं तक छोड़ना पड़ेगा। देखो बच्चों, इसी पे बेस एक क्वेश्चन मैं तुमको पूछ रहा हूँ। ये JEE एडवांस 2014 में आया था। अपनी शीट में एक्सरसाइज 3 के पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 भी है, ये भी तुमको करना है। ठीक, तो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेता हूँ।
क्वेश्चन की लैंग्वेज तो शीट में अपने लिखी हुई मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, इस बार हम टॉर्च से लाइट भेज रहे हैं, मतलब लाइट का सिग्नल भेज रहे हैं, और मान लेते हैं कि फॉगी कंडीशन है, मतलब कोहरा है ना? तो कोहरे में हम टॉर्च से लाइट का सिग्नल भेज रहे हैं। तो देखो, जितनी डिस्टेंस तक, है ना, जितनी डिस्टेंस तक ये लाइट का सिग्नल क्लियरली दिख सकता है, वो डिस्टेंस हमको दे रखी है कि वो है, एक तो फॉग की मास डेंसिटी रो पर डिपेंड कर सकती है, दूसरा लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड कर सकती है। और वैसे तो पता होना चाहिए, लेकिन जिसको पता नहीं है उसके लिए क्वेश्चन में लड्डू की टाइप से दे रखा था कि लाइट की इंटेंसिटी होती है लाइट की पावर अपॉन बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया, और साथ में लाइट की फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड कर सकती है। तो हमको दे रखा है कि जितने डिस्टेंस तक लाइट का सिग्नल क्लियरली दिखता हो ना, वो डिस्टेंस एक तो फॉग की मास डेंसिटी रो पर डिपेंड कर रही है, उसके बाद लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, और उस लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। बस इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमको इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर लाइट सिग्नल जितनी डिस्टेंस तक क्लियरली दिखता है, उस डिस्टेंस को डेंसिटी, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखना है। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो इसको। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी सिंसियर होगा उसने कर लिया होगा। चलो एक बार मैं बता देता हूँ। ये तुमको दे रखा है कि लाइट का सिग्नल किसी कोहरे में भेज रहे हैं, तो लाइट का सिग्नल जितने डिस्टेंस तक क्लियरली दिख सकता है, वो डिस्टेंस, है ना, लाइट का सिग्नल जितने डिस्टेंस तक क्लियरली दिख सकता है वो डिस्टेंस, एक तो फॉग की मास डेंसिटी रो पर डिपेंड कर रही है, दूसरा लाइट की इंटेंसिटी आई पर डिपेंड कर रही है, और तीसरा लाइट की फ्रीक्वेंसी एफ पे डिपेंड कर रही है। लेकिन इनकी कितनी पावर पे डिपेंड करे वो नहीं दे रखा। तो चलो मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस डेंसिटी की पावर ए, इंटेंसिटी की पावर बी और फ्रीक्वेंसी की पावर सी पर डिपेंड कर रही है, और साथ में कोई कचरा नॉन डायमेंशनल नंबर भी हो सकता है। हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि जितनी डिस्टेंस तक लाइट सिग्नल क्लियरली दिखता है, वो डिस्टेंस का एक्सप्रेशन रफली किस फॉर्म में होगा, ये डिस्टेंस सम नंबर डेंसिटी की पावर ए, इंटेंसिटी की पावर बी और फ्रीक्वेंसी की पावर सी। बस एबीसी की वैल्यू निकालनी है, तो रटा हुआ है कि एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन को इक्वेट करेंगे। चलो पहले एलएचएस, तो एलएचएस में डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस एक टाइप की लेंथ होती है, मतलब इसकी डायमेंशन एल, या डिटेल में लिखें तो m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर 0। चलो अब आरएचएस की डायमेंशन, तो आरएचएस में सम नंबर तो डायमेंशन लेस है, उसको इग्नोर कर सकते हैं। फिर डेंसिटी, तो डेंसिटी होती है मास अपन वॉल्यूम, तो उसकी डायमेंशन m बाय एल क्यूब, इसकी पावर a। उसके बाद इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी की डायमेंशन निकालनी होगी। ठीक है, तो वैसे तो हमको पता होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन तो लड्डू पिटाई से दे भी रखा था कि इंटेंसिटी होती है रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। मैं लिख देता हूँ कि इंटेंसिटी रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो रेट ऑफ एनर्जी फ्लो को सिंपल शब्दों में बहने वाली पावर ओपन बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया, लेकिन उसके लिए हमको पावर की भी डायमेंशन अलग से निकालनी होगी। ये तो हमको पता है कि पावर बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन, मतलब dw by dt। तो तब वर्क बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो तब फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t minus 2 इनटू डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन l। तो मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क की डायमेंशन m1 l2 t minus 2 हो जाएगी, अपन नीचे dt टाइम, तो उसकी डायमेंशन t। तो इससे पावर की डायमेंशन हमारे पास, है ना, पावर की डायमेंशन हमारे पास कितनी आ जाएगी, m1 l2 t minus 3। तो पावर की डायमेंशन इतनी आ गई। तो बस इंटेंसिटी देखना है, तो इंटेंसिटी होती है बहने वाली पावर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो पावर की डायमेंशन तो m1 l2 t minus 3 अपन क्रॉस सेक्शन एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इंटेंसिटी की डायमेंशन m1 l0 लिखो इन्हीं में, है ना। तो m1 l0 को लिख ही नहीं रहा हो, t की पावर -3 इसकी पावर b। और तीसरा फ्रीक्वेंसी, तो हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी तो टाइम पीरियड का उल्टा होता है,
तो टाइम पीरियड की डायमेंशन t, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन 1/t, मतलब इसको t की पावर -1 लिख सकते हो, इसकी पावर c। तो इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, m की पावर a प्लस बी, l की पावर ये कितनी हो गई, -3 है, सॉरी, ठीक है। m की पावर a प्लस बी, l की पावर कितनी हो गई, -3 है, और t की पावर कितनी हो गई है, -3b -c हो गई। ठीक है, बस। अब एबीसी की वैल्यू के लिए सिंपली एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन को इक्वेट करेंगे। पहले m की पावर को इक्वेट करेंगे, तो m की पावर को इक्वेट करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 0। फिर l की पावर को इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा, -3a इक्वल टू 1, और t की पावर को इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा, -3b -c इक्वल टू 0। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो a इक्वल टू कितना आ गया, -1/3। a की वैल्यू यहाँ रखोगे तो b आ जाएगा ना। तो बताओ a प्लस, सॉरी, a तो कितना है, -1/3 प्लस b निकालना इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू +1/3 आ गया। और यहाँ से c निकाल सकते हैं ना, c को उधर ट्रांसफर करें तो c इक्वल टू -3b, तो -3 इंटू बी है 1/3, तो ये -1 गया आ गया। बस। अब इसमें एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। बस हम लिख सकते हैं कि जितने डिस्टेंस तक लाइट का सिग्नल क्लियरली दिखता है, वो डिस्टेंस कितनी होगी, सम कचरा नॉन डायमेंशनल नंबर रो की पावर a, तो a है -1/3, इंटेंसिटी की पावर b तो +1/3, और फ्रीक्वेंसी की पावर c की जगह -1, तो इस टाइप से डिराइव कर सकते हैं, है ना। बाकी जो सम नंबर है उसको हम थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमको एक्सपेरिमेंट से करना होगा। अब बच्चों डायमेंशन का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये केवीपीआई में 2015 में भी आया है और 2017 दो बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन तुमको करना है। पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई सिलेंड्रिकल पाइप है जिसकी क्रॉस सेक्शन रेडियस r है। अब इसमें ग्लिसरीन जैसा कोई विस्कस लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो इस लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। तो बताओ विस्कस लिक्विड फ्लो हो रहा है ना, तो विस्कोसिटी के कारण जैसे जैसे लिक्विड आगे बढ़ेगा इसकी एनर्जी में लॉस होगा, तो प्रेशर भी घटेगा। तो हमको दे रखा है कि इस पूरे पाइप की लेंथ L है और उस पूरे पाइप के अक्रॉस प्रेशर में ड्रॉप P है। तो होता है इस पाइप के अक्रॉस प्रेशर ग्रेडियंट भी देख सकते हैं ना। तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा, डेल्टा पी बाय डेल्टा एक्स। तो डेल्टा पी तो पाइप के दोनों सिरों के बीच प्रेशर डिफरेंस पी, अपन डेल्टा एक्स दोनों सिरों के बीच डिस्टेंस मतलब लेंथ एल। तो प्रेशर ग्रेडियंट इन्होंने पी बाय एल डिफाइन कर रखा है डेल्टा। अब हमको दे रखा है, हमको दे रखा है कि इस बार पाइप में फ्लो होने वाले लिक्विड का रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, है ना। पाइप में बहने वाले लिक्विड का रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो मतलब डी वॉल्यूम बाय डी टी। ये एक तो प्रेशर ग्रेडियंट पी बाय एल पे डिपेंड कर रहा है, एक इस लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पे डिपेंड कर रहा है, और एक ट्यूब की रेडियस आर पे डिपेंड कर रहा है। ये चीजें हमको दे रखी हैं। तो बस इसके बेसिस पर हमको पाइप में बहने वाले लिक्विड का रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, इसका अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला हमको डिराइव करना है। तो 3 सेकंड के लिए, सॉरी 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दो और इसको खुद ट्राई करो। चलो मेरे ख्याल से जो भी सिंसियर होगा उसने इसको कर लिया होगा। अब एक बार मैं बता देता हूँ डेटा। तो ये हमको दे रखा है किसी पाइप में ग्लिसरीन जैसा विस्कस लिक्विड फ्लो हो रहा है, और क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि इस लिक्विड का रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो एक तो प्रेशर ग्रेडियंट मतलब पी बाय एल पे डिपेंड कर रहा है, लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पे डिपेंड कर रहा है, और ट्यूब की क्रॉस सेक्शन रेडियस आर पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन इनकी कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है वो हमको नहीं दे रखा है। तो चलो मान लेते हैं कि रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट की पावर ए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पावर बी, और क्रॉस सेक्शन रेडियस आर की पावर सी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और बताओ साथ में कोई कचरा नॉन डायमेंशनल नंबर भी हो सकता है ना, इनका कोई कचरा नॉन डायमेंशनल नंबर भी हो सकता है। तो बस हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो का फॉर्मूला रफली कैसा हो,
है ना। रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो का फॉर्मूला रफली कैसा होगा, सम नॉन डायमेंशन कचरा नंबर, प्रेशर ग्रेडियंट की पावर ए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पावर बी और क्रॉस सेक्शन रेडियस की पावर सी। बस अब हमको इसमें एबीसी की वैल्यू निकालनी है, तो रटा हुआ है कि एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन को इक्वेट करेंगे। तो चलो सबसे पहले एलएचएस की डायमेंशन देखते हैं। तो बताओ एलएचएस में रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो मतलब डी वॉल्यूम बाय डीटी है। तो बताओ डी वॉल्यूम एक टाइप का वॉल्यूम होगा, उसकी डायमेंशन एल क्यूब, और dt एक टाइप का टाइम होगा, उसकी डायमेंशन t। तो बताओ एलएचएस की डायमेंशन तो कितनी आ गई हमारे पास, सुंदर जमा करके लिखें तो m की पावर 0, l की पावर 3 और t की पावर -1। ये तो एलएचएस की डायमेंशन आ गई। अब वैसे हम आरएचएस की भी डायमेंशन देख सकते हैं ना। तो आरएचएस में सम नंबर है, वो तो डायमेंशन लेस होगा, इसको तो इग्नोर कर सकते हैं। अब प्रेशर बाय लेंथ, तो तब प्रेशर की डायमेंशन हमको पता नहीं है, तो फटाफट निकाल सकते हैं। तो प्रेशर होता है बेसिकली फोर्स अपन एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t-2 अपन एरिया की डायमेंशन l स्क्वायर। तो इससे प्रेशर की डायमेंशन कितनी आ जाएगी यार, है ना। प्रेशर की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, m1 l की पावर -1 t की पावर -2। तो लिख देता हूँ। तो बताओ प्रेशर की डायमेंशन कितनी आ गई, m1 l की पावर -1 t की पावर -2, अपन नीचे l या लेंथ है तो उसकी डायमेंशन l, इस पूरी चीज की पावर a। फिर ईटा, तो था ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की भी डायमेंशन हमको याद नहीं है, तो निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए ईटा से रिलेटेड सिंपलेस्ट फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमको बताया कि स्फेरिकल बॉल पर लगने वाला विस्कस फोर्स कितना होता है, 6 पाई ईटा आरवी। फोर्स की डायमेंशन तो m1 l1 t-2, 6 पाई नॉन डायमेंशन है, इग्नोर करेंगे। ईटा की डायमेंशन निकालनी है, r बॉल की रेडियस वो एक लेंथ है, और v वेलोसिटी तो उसकी डायमेंशन l बाई t ये हो जाएगी। सॉल्व कर सकते हो ना। तो द सॉल्व करेंगे तो l से l तो कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन हमारे पास कितनी आएगी, m की पावर 1। इस l को उधर ट्रांसफर करेंगे तो l की पावर -1, और t को इधर ट्रांसफर करेंगे तो t की पावर -1। तो लिख देता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की डायमेंशन कितनी आ गई, m1 l की पावर -1 t की पावर -1, और इसकी पावर b है, और r इसकी रेडियस वो एक टाइप की लेंथ होती है, इसकी पावर c। तो बस इसको सॉल्व करके आरएचएस की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। बताओ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, m की पावर ये a प्लस b, तो m की पावर a प्लस b आ गई। l की पावर देखनी है, तो इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो l की पावर -2 इंटू a करेंगे तो -2a, फिर ये -b प्लस c ये आ गया, ठीक। और t की पावर, तो ये t की पावर -2a इंटू ये कितना है, -b आ गया। बस ठीक है ना। अब एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो एम की पावर को इक्वेट करते हैं। तो इधर एम की पावर ए प्लस बी और इधर 0, तो एम की पावर को इक्वेट करेंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू 0। एल की पावर को इक्वेट करेंगे तो इधर एल की पावर -2a माइनस बी प्लस सी है, और इधर एल की पावर 3, तो एल की पावर को इक्वेट करेंगे तो -2a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 3, और टी की पावर को इक्वेट करते हैं तो इधर टी की पावर कितनी है, -2a माइनस बी इक्वल टू इधर टी की पावर कितनी है, -1। बस एबीसी 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर सकते हो। कई मूर्ख लोग तो सॉल्व करने में भी गलती करते हैं। तो बताओ पहले फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन थोड़ी सिंपल है, तो बस इन दोनों को ऐड कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन तो ये, और फर्स्ट इक्वेशन a प्लस बी इक्वल टू 0, इनको ऐड करते हैं तो ये b और -b कैंसल, तो इधर कितना आ गया, अरे यार क्या हुआ, ये दोनों तो कैंसल, तो इधर कितना आ गया, -a इक्वल टू -1, तो इससे a इक्वल टू 1 आ गया। a इक्वल टू 1 यहाँ रखेंगे तो b आ जाएगा ना, तो a की जगह 1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो इससे b इक्वल टू -1,
और ए और बी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो सी आ जाएगा। इन नमूनों को उधर ट्रांसफर करें तो सी इक्वल टू 3 + 2a + b, तो सी इक्वल टू 3 प्लस ए 1 है तो 2a 2 हो गया, और b -1 तो ये कितना आ गया 4, बस a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू कितनी आ गई 4। बस अब हम तीनों की वैल्यू निकाले ना, तो अब हम इस फॉर्मूले को अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं। बस बोल सकते हैं कि इस बार रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो का फॉर्मूला रफली क्या होगा, सम नॉन डायमेंशनल कचरा नंबर प्रेशर ग्रेडियंट की पावर a, तो a बोले तो 1, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पावर b बोले तो -1, और क्रॉस सेक्शन रेडियस की पावर c, तो c कितना है 4। इस टाइप से इसको कर सकते हैं हम। हाँ बच्चों, इसी का एक अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ इसी पैटर्न का, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी है। तो देखो, इस बार हमको दे रखा है कि कोई और प्लैनेट है, इस बार हमको दे रखा है कोई और ग्रह है, कोई और प्लैनेट है। वहां उन्होंने क्या किया है कि वेलोसिटी v, फोर्स f और टाइम t, इनको उन्होंने फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में सिलेक्ट किया है। तो हमको जो मास होता है, मास को वेलोसिटी, फोर्स और टाइम इनकी फॉर्म में लिखना है। तो इसको कर लेते हैं यार। ठीक है, तो मान लेते हैं किसी प्लैनेट में वेलोसिटी, फोर्स और टाइम इनको फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में उन लोगों ने सिलेक्ट किया है, तो जो मास है उनको इन फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मतलब इनडायरेक्टली हमको मास को वेलोसिटी, फोर्स और टाइम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। बस ये तो पहले ऐसा ही क्वेश्चन हो गया ना, ये तो बस क्वेश्चन ही बन गया कि हमको मास को वेलोसिटी, फोर्स और टाइम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो मान लेते हैं कि मास के एक्सप्रेशन में वेलोसिटी की पावर a, फोर्स की पावर b और टाइम की पावर c आ रही है। बस abc की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली LHS और RHS की डायमेंशन को इक्वेट करेंगे। फिर अब हम अपने ग्रह की बात करते हैं। फिर अपने ग्रह में बताओ, ये मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। फिर तो LHS में मास है, इसको डायमेंशनली m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी डायमेंशन क्या, सुंदर शब्दों में क्या लिख सकते हैं, m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0। RHS की डायमेंशन निकालते हैं, तो RHS में वेलोसिटी है, उसकी डायमेंशन l/t, इसकी पावर a। दूसरा फोर्स है, तो इसकी डायमेंशन m1l1t - 2, इसकी पावर b। और तीसरा टाइम है, टाइम को तो t बोलते हैं, इसकी पावर c। इसको सॉल्व करोगे तो RHS की डायमेंशन तुम्हारे पास आ जाएगी, m की पावर तो b आएगी, ऐसे l की पावर a + b, और t की पावर तुम्हारे पास आ जाएगी, ये कितनी, -a -2b + c आ जाएगी। तो बस abc के लिए सिंपली LHS और RHS की डायमेंशन को इक्वेट करेंगे। और फटाफट बता रहा हूँ कि m की पावर को इक्वेट करेंगे तो b = 1, l की पावर को इक्वेट करेंगे तो a + b = 0, और t की पावर को इक्वेट करेंगे तो -a -2b + c = 0। आगे सॉल्व कर लेना, फिर b = 1 आ जाएगा, है ना। b की वैल्यू यहाँ रखोगे तो a = -1 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे तो c तुम्हारे पास 1 आ जाएगा। बस अब बताओ, मास को वेलोसिटी, फोर्स और टाइम की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, v की पावर a की जगह -1, और फोर्स की पावर b की जगह 1, और t की पावर c की जगह 1। इस टाइप से हम किसी भी एक क्वांटिटी को बाकी तीन क्वांटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ बच्चों, इसका एक लेंथी क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन ये मेडिकल के एग्जाम में कई बार पूछा गया, लगभग 5-6 बार इसी टाइप की चीज पूछी गई है, अपने जेई में भी पूछी जा सकती है। ये पहले क्वेश्चन बोल लेता हूँ। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई और ग्रह है, नहीं मतलब कोई एलियन प्लैनेट है, वहाँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट g, प्लैंक कांस्टेंट h और लाइट की स्पीड c, इनको फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में उन्होंने सिलेक्ट किया है। जैसे इस ग्रह पर तो मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी सिलेक्ट करते हैं, लेकिन उन लोगों ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट g, प्लैंक कांस्टेंट h और लाइट की स्पीड c, इनको फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में सिलेक्ट किया है। तो हमको लेंथ को यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट g, प्लैंक कांस्टेंट h और लाइट की स्पीड c की फॉर्म में, टेन की टर्म्स में लिखना है। तो कर सकते हैं ना, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमको लेंथ को यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट g,
प्लैंक कांस्टेंट h और लाइट की स्पीड c की फॉर्म में लिखना है। चलो मान लेते हैं कि लेंथ के एक्सप्रेशन में g की पावर a आ रही है, प्लैंक कांस्टेंट की पावर b आ रही है और लाइट की स्पीड की पावर c आ रही है। तो बस कोई एबीसी की वैल्यू निकालनी है, तो रटा हुआ है कि एबीसी की वैल्यू के लिए सिंपली हम एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन को इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो बताओ एलएचएस में लेंथ है तो बताओ लेंथ की डायमेंशन एल ही होती है। इसको डिटेल में सजा करके m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0 लिख सकते हैं। अब आरएचएस की डायमेंशन, तो आरएचएस में एक तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट g है, तो इसकी डायमेंशन याद नहीं है तो हमको निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए उसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो हमको पता है, ये हमको पता है कि दो स्फेरिकल प्लैनेट के बीच लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स कितना होता है, जी m1 m2 अपन r स्क्वायर। बस फोर्स की डायमेंशन तो m1 l1 t माइनस 2 इक्वल टू जी की डायमेंशन निकालनी है। m1 की डायमेंशन m, m2 की डायमेंशन भी m ओपन r स्क्वायर की डायमेंशन l स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये एक m से एक m कैंसिल हो गया, यानी नमूनों को उधर ट्रांसफर करेंगे तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट g की डायमेंशन कितनी आएगी, m की पावर -1, l स्क्वायर को उधर ले आएंगे तो l की पावर 3 और t की पावर -2 ये आ गई। बस लिख देता हूँ यहाँ कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट g की डायमेंशन m की पावर -1, l क्यूब और t की पावर -2, तो इसकी पावर a है। अब प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की भी डायमेंशन निकालनी होगी। तो उसके लिए मैंने बताया था कि एक फोटोन की एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू होती है। एनर्जी की डायमेंशन तो एनर्जी वर्क के इक्वलेंट और वो होगी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन तो m1 l1 t माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन l। तो बताओ वर्क की डायमेंशन m1 l2 t माइनस 2, तो एनर्जी की डायमेंशन भी वही होगी। प्लैंक कांस्टेंट h की डायमेंशन निकालनी है और न्यू लाइट की फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी 1/t होता है तो डायमेंशन भी 1/t हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो L की प्लैंक कांस्टेंट h की डायमेंशन आ जाएगी, कितनी आएगी, m1 l2 t की पावर -1। तो प्लैंक कांस्टेंट h की डायमेंशन आ गई m1 l2 t की पावर -1 और इसकी पावर b और c लाइट की स्पीड, तो स्पीड की डायमेंशन तो l/t होती है, इसकी पावर c। बस इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, सॉल्व करते हैं तो m की पावर कितना है -a प्लस b, फिर l की पावर कितनी है 3a, ठीक है, l की पावर 3a प्लस ये 2b प्लस c ये आ गया। और अब t की पावर, तो t की पावर कितनी है, अरे यार लिखने की जगह ही नहीं बची। ठीक, t की पावर, तो t की पावर कितनी है इधर -2a, इधर +2b -c हो गया। तो बस अब हमको एबीसी की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन को इक्वेट करेंगे। बताओ m की पावर को कंपेयर करेंगे तो -a प्लस b इक्वल टू 0, l की पावर को इक्वेट करेंगे तो 3a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 1 और t की पावर को इक्वेट करेंगे तो -2a प्लस 2b माइनस c इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, अब इतना सारा मेरे पास टाइम नहीं है, तो डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करेंगे तो एबीसी की वैल्यू आ जाएगी और इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारे पास ए तो आ जाएगा हाफ, बी तुम्हारे पास आ जाएगा ये भी हाफ, और सी की वैल्यू तुम्हारे पास आएगी -3/2। इतना सॉल्व कर लेना कैलकुलेशन से। कोई सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, पहले इन दोनों को ऐड कर देना। ऐड करोगे तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, सी से मुक्ति मिल जाएगी और फिर इसको इस फर्स्ट इक्वेशन के साथ सॉल्व कर लेना। तो ये आ गया। बस अब हम अपना आंसर लिख सकते हैं। बताओ लेंथ को हम कैसे लिख सकते हैं, जी की पावर ए, ए मतलब कितना हो गया हाफ,
प्लेइंग कांस्टेंट की पावर बी, बी भी हाफ है, और लाइट की स्पीड की पावर सी है -3/2 है। तो इस एल को हम सुंदर जमा करके क्या लिख सकते हैं, √g√h/c³ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो मेडिकल में इतने टफ क्वेश्चन आते हैं, तो तुम्हारे भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है।